Hello students, today we are going to revise chapter 8, that is cell structure and function of class 8. Okay, in this video we are going to study about cells जो है हमने पहले भी स्टडी किया है हमने, है ना। अभी इस वीडियो के ज़रिए हम क्या करेंगे, लीड की जो टेक्स्ट बुक है हमारी, ओके वो टेक्स्ट बुक में से सेल जो चैप्टर है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ओके फास्ट ट्रैक में ये चैप्टर हम क्या करेंगे, रीडिंग मेथड से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नोट्स हमने ऑलरेडी इसकी लिखी है ना। तो कोई अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा का पॉइंट है होना चाहिए तो वो आपको क्या करना है, आपके नोटबुक के अंदर लिखना है। अदरवाइज जो इसके अंदर के क्वेश्चन है वही सिर्फ हमें क्या करने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। ओके लेट अस सी कंसेप्ट टाइम 1। The cell. All living organisms perform certain basic functions like movement. This is important. These are basic functions performed by all living organisms. What are they? They are also called as life processes. They are movement, respiration, response to stimulus, growth, reproduction, excretion and nutrition. Okay, all these are basic functions performed by every living organism. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कितना भी छोटा हो साइज में या कितना भी बड़ा हो, मूवमेंट परफॉर्म करता है। ओके उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर दैट पर्पज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म रेस्पिरेशन। आफ्टर दैट दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस मतलब क्या है कि अपने सराउंडिंग में कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो उसको हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब जैसे हमें मिमोसा प्यूडिका प्लांट पता है, जेला अपन लाडझाड़ूचं झाड म्हणतो, लाडझाड़ू। ओके टच मी नॉट प्लांट, उसको अगर आप टच करोगे तो उसके लीव्स कैसे शट डाउन होते हैं ना, शट होते हैं, मतलब डाउन नहीं होते, लेकिन वो लीव्स उसके क्लोज हो जाते हैं। दैट इज ए मेथड ऑफ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू दिस एक्टिविटी। ग्रोथ, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। रिप्रोडक्शन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म रिप्रोडक्शन। जो अनवांटेड सब्सटेंसेस बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो सारे बॉडी के बाहर फेंकने का काम करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन यानी फूड की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ओके ऑल दिस activities are performed by every living organism. Okay they perform these functions with the help of organs and organ system. ये organ systems जो है, जो organs से बनती है, ये यूज़ करके ये क्या करते हैं, ये सारी प्रोसेसेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मूवमेंट कंसिडर करो तो मूवमेंट आपकी स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम हेल्प करती है उसमें। रेस्पिरेशन करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन ये आपके ब्रेन का फंक्शन है। ओके तो ऐसे जो है ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करती है। ओके ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, बट व्हाट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ। ऑर्गन कैसे बनते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ व्हाट, दे आर ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। जस्ट एज वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल। वॉल जैसे ब्रिक से बनी हुई होती है, ऑर्गन्स कैसे बने हुए होते हैं, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। What is cell then? A cell is the smallest living unit in this world. लाइफ का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, तो सेल है। ओके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करो, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, तो दैट इज ए सेल। ओके दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो कैसे बनी हुई होती है, सेल से बनी हुई होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो ऊपर मैंने मेंशन किए हुए फंक्शंस है ना, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो फाइनली कहाँ पे होते हैं, दे ऑल आर टेकन प्लेस इनसाइड द सेल ओनली। Okay so all the functions of a living organism is performed by the cell. That is why it is also called as the functional unit of life. देखो स्ट्रक्चर सेल से बना हुआ होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, that is why it is called as structural unit, and all the functions are also performed inside it. That is why it is called as the functional unit of life. The cell is also capable of performing all the functions of a living organism. That is why we say that
ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, अभी नीचे डायग्राम में देखो सेल दिखाया है. ये सबसे पहली सेल जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व की थी ना, किसकी पार्ट थी? इट वॉज द पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री. ये जो ब्राउन कलर का कवर होता है स्टेम के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज बार्क. तो बार्क की जो सेल है, देखो कैसे जनरली हेक्सागोनल शेप की सेल्स होते हैं. ये एक को दूसरा अटैच, दूसरे को तीसरा अटैच, इस तरह से. ओके, सेल्स ऑफ बार्क. ये जो दिखाई दे रही है आपको डायग्राम में, दैट इज द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. एनिमल सेल का एग्जाम्पल है. और ये जो दिख रहा है ये है, कौन है ये? दिस इज पैरामीशियम, है ना. ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. एक ऑर्गेनिज्म, एक वी कैन से ए लिविंग थिंग विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल. एक सेल से ही इसकी बॉडी क्या हुई है? बनी हुई है. ओके, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप प्लांट कंसिडर करो, एनिमल कंसिडर करो और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिडर करो, दे ऑल आर हैविंग सेल as their basic structural and functional unit. Okay, let us move forward. The cell was first discovered by Robert Hooke in 1665 with the help of a microscope. Microscopes मतलब क्या? They are magnifying devices which are used to see the object that are too small to see with the naked eyes. Okay, naked eyes से जो ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, इतने छोटे होते हैं, उनको आप क्या कर सकते हो? माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देख सकते हो. डिड यू नो द वर्ड सेल कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला विच मीन स्मॉल कंपार्टमेंट. सेल्यूला इस वर्ड का मीनिंग है स्मॉल कंपार्टमेंट, टाइनी रूम. और उस पे से जो रॉबर्ट हुक ने स्ट्रक्चर देखा, उसको ऐसे लगा कि ये तो छोटे छोटे रूम्स जैसा स्ट्रक्चर है ना. तो इस वजह से इसने उसे नाम क्या दिया? ये देखो, हम माइक्रोस्कोप से कैसे बड़ा करके देखते हैं और वैसे हम इसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं ना. माइक्रोस्कोप सेम वे में वर्क करता है, चीज़ें बड़ी करके दिखाता है आपको. ओके, तो सेल comes from the word cellula which means small compartment. Okay, let us move to the next slide. Practice question 1. ये आपको नोटबुक के अंदर करनी है. Question number 1. Why are cells the structural and functional unit of life? ये हमने डिस्कस किया है. कैसे? Why are cells the structural and functional unit of life? इसके आंसर में लिखो all living organisms are made up of cell. Okay, that is why cell is called the structural unit of life, and all the functions of the cell are all the functions of the living organism takes place inside the cell. That is why cell is called as the functional unit of life. ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखो. Second, why do we need a microscope to see cells? माइक्रोस्कोप्स क्यों लगते हैं हमें सेल को देखने के लिए? Why? Because a cell is very small in size, so small that we cannot see it with our naked eyes. Okay, that is why we need microscope help us to magnify the image of an object. That is why we need a microscope to see cells. ठीक है. 1.3, use an analogy. Analogy means similarity to explain that cells are the basic structural unit of life. किसके साथ कंपेयर कर सकते हो उसको? इसको कंपेयर कर सकते हो आप वॉल के साथ में. We know that wall is made up of very small components which are used multiple times to build a wall. That small component of wall is a brick. In the same manner, the body of living organism is also made up of a small unit repetitively used. That small unit is what? A cell. Okay, it means that the cell is to body in the same way as brick is to wall. ठीक है. This is the analogy to explain that cells are the basic structural unit of life. ठीक है. Okay, now let us move to the next topic, that is concept time 2. Parts of cell. देखो यहाँ पे parts दिखाए हैं सेल के. सबसे पहले तो देखो ये दो सेल्स यहाँ पे दिखाए हैं. पहला जो है इसमें से that is animal cell. पहला पार्ट जो है डायग्राम में देखो, पहला पार्ट जो है दिस पार्ट, इट इज़ व्हाट? एनिमल सेल, एंड दिस इज प्लांट सेल. ओके,
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बट ऑल सेल्स हैव सम बेसिक स्ट्रक्चर. अगर आप प्लांट सेल कंसिडर करो या एनिमल सेल कंसिडर करो, दे हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर. उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सिमिलर होता है. कैसे? देखो, कुछ कुछ चीज़ें सारे टाइप के सेल्स में कॉमन होती है. कौन सी? पहला तो है सेल मेम्ब्रेन, सेल के ऊपर का कवरिंग. सेकेंड थिंग इज साइटोप्लाज्म, उसके अंदर का लिक्विड लाइक मटेरियल. एंड थर्ड है न्यूक्लियस. ठीक है, कोई भी सेल में ये तीन चीज़ें आपको होती ही है. ओके. प्लांट हैव एन एडिशनल आउटर लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल वॉल. प्लांट सेल में एक एडिशनल पार्ट होता है, दैट इज सेल वॉल. ओके. सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है. ओके. लेट अस अंडरस्टैंड द लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑफ दिस पार्ट्स. जो ये आउटर कवरिंग दिख रहा है आपको, ये आउटर कवरिंग सेल का. ओके. दिस आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन. प्लांट्स में भी देखो, प्लांट में अगर आप देखोगे केयरफुली तो आपको ये पहले बाहर की एक कवरिंग है, उसके बाजू में और एक कवरिंग है, मतलब दो कवरिंग्स प्रेजेंट है. उसमें से जो अंदर की है दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, और जो बाहर की कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल. ठीक है ना. जो डार्क ब्लैक कलर से दिखाई है दैट इज आउटर कवरिंग ऑफ एनी प्लांट सेल, दैट इज सेल वॉल. सेल वॉल के अंदर देखो, जनरली मोस्ट कॉमनली सेंटर पार्ट में, अभी ये सेंटर से थोड़ा सा हटा हुआ है लेकिन जनरली इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर. ये जो पार्ट प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. यहाँ पे न्यूक्लियस है, दिख रहा है आपको. प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. दोनों में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है. प्लांट सेल में न्यूक्लियस एक साइड में होता है, कॉर्नर में होता है, क्योंकि ये बड़ा सा जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इसे हम वैक्यूल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वैक्यूल. बहुत सारी जगह ये ले लेता है प्लांट सेल की, इसके वजह से न्यूक्लियस उसका साइड में शिफ्ट होता है. ओके. उसके बाद में जो लिक्विड जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है इसमें, जो आपको सुना है कभी टक 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 की आवाज़? बच्चे ड्राइंग के पेपर जैसा कंसिडर करते हैं, बायोलॉजी का पेपर. ये जो डॉट डॉट से अपन दिखाते हैं ना, लिक्विड दिखाते हैं, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है. प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है. सो दीज आर बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल which are common in both plant cell and animal cell. Let us see it in somewhat detail. Cell membrane, it is porous. Cell membrane is porous outer covering of a cell. It separate one cell from another and allow movement and exchange of material to and from the cell. सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है? पोरस मटेरियल होता है. पोरस मतलब ये छलनी जैसे होता है, कुछ सब्सटेंस इसमें से इन और आउट कर सकते हैं. ओके. और एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है. ठीक है ना. दूसरा, सेल को एक प्रॉपर शेप मेंटेन करना, सेल को प्रोटेक्ट करना, ये सारा का सारा फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ऑल दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन. ओके. सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, that substance is called as cytoplasm. It is a jelly-like substance present inside the cell. It gives the cell its shape and contain the smaller parts of cell. सेल के जो स्मॉल ऑर्गेनल्स मतलब पार्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं. ये काय में क्या करते हैं? ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? फ्लोट होते हैं. ओके. साइटोप्लाज्म में एम्बेड किए हुए होते हैं सेल के पार्ट्स. ओके. डिटेल में हमें 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना है. उसके बाद में जो मेन पार्ट है इसका सेल का वो है न्यूक्लियस. इट इज़ अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग में ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है. कौन? सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म होता है. ओके. न्यूक्लियस के दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स देखो. पहला तो इसका, जैसे सेल के अंदर कंट्रोल सेंटर होता है न्यूक्लियस, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी एक कंट्रोल सेंटर होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. उसे न्यूक्लियोलस बोला जाता है. ओके. इसके दो फंक्शंस परफॉर्म करता है. ये तो पूरी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. कौन? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि इनहेरिटेंस. इट स्टोर जीन्स. न्यूक्लियस के अंदर जीन्स होते हैं जिनमें क्या होती है, वो जो सेल से रिलेटेड, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हेरिडिटरी पेरेंट्स से
डॉटर को ट्रांसफ़र होती है, दैट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड थ्रू nucleus of the cell. Okay, so these are two important functions of nucleus. Then cell wall. Cell wall is present in plant cell, algae, fungi and some bacteria. ये ध्यान में रखो. हाँ, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन प्लांट सेल में, उसके अलावा अलगी में, फंगस में और कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है. ओके, इट इज़ द एडिशनल लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. It is found in plant cell, algae, fungi and some bacteria. The function of cell wall is to provide structure, support and protection to the cell. The additional layer is required for plant as they cannot move when temperature is high. जब temperature high होता है और winds are strong, तो वो अपने को सेफ रखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो इसके लिए उनके सेल के ऊपर एक्स्ट्रा का कवरिंग होता है जिसकी वजह से प्लांट्स हर सिचुएशन में कैसे रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं. ओके, सो दीज आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेल. चलो आगे बढ़ते हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन 2. फिगर C6 लेबल द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सेल एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. क्या करना है आपको, डायग्राम में लेबल करना है कौन सा पार्ट क्या है. ये जो बाहर का पार्ट है, ये पहले तो ये एनिमल सेल है. जो आउटर कवरिंग है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके अंदर का जो लिक्विड प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. और ये जो पिंक कलर का पार्ट प्रेजेंट है दैट इज़ व्हाट, न्यूक्लियस. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करो और उसको क्या करो, लेबल करो. उसके बाद में व्हाट इज़ द रोल ऑफ, और एक बात, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्क्राइब करना है आपको. कहाँ से करोगे, ये जो है यहाँ पे दिया है ना, उसके कौन कौन से पार्ट है और हर पार्ट का क्या फंक्शन है, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए मटेरियल मिल जाएगा. ठीक है, नोटबुक में लिखना है. ओके, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. अगेन यू कैन राइट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन क्या आएंगे इसके. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ ए पोरस आउटर कवरिंग ऑफ सेल. दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट्स सेपरेट, क्या लिखोगे, इट्स सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर एंड अलाउ द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल. उसके बाद में सेल वॉल. सेल वॉल का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. ये दो फंक्शंस आपको क्या करने हैं, लिखने हैं. उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड द absence of cytoplasm affect the structure of cell. अगर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होगा तो सेल को क्या नुकसान होगा या किस तरह से अफेक्ट करेगा. तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, देखो पहले तो अपन फंक्शन देखते हैं उसके. साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल. इट गिव्स द सेल इट्स शेप. अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो सिर्फ न्यूक्लियस ही होगा. इसका मतलब क्या है, उसको प्रॉपर शेप नहीं रहेगा, द सेल विल लूज इट्स शेप. दूसरा, इट कंटेन स्मॉलर पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल. ओके, सेल ऑर्गेनल्स जो है वो उसके अंदर एम्बेड होते हैं. तो अगर साइटोप्लाज्म नहीं है तो उसके अंदर के सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे, दे विल नॉट बी, दे कुड नॉट सर्वाइव विदाउट साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म की वजह से ही वो जिंदा होते हैं. विदाउट साइटोप्लाज्म दे कैन नॉट सर्वाइव एंड फाइनली द सेल विल die. Okay, so this is the important function of cytoplasm. If cytoplasm is not present, then the cell will lose its shape and all the cell organelles present in it would not survive and finally the cell will become dead. Okay, so this is the function of cytoplasm. ठीक है, तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट टाइम 3 देखते हैं. देखो अभी ये डायग्राम है न्यूक्लियस की. न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है. न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ मेनी पार्ट्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. न्यूक्लियस कैसे होता है, अलग अलग पार्ट्स से बना हुआ होता है. न्यूक्लियस में कई छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से, देखो अगर मैं ये न्यूक्लियस को बड़ा करके देखो सबसे पहली चीज़, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन देखो कैसे होता है. मेम्ब्रेन ये ऐसे होता है, इसका मतलब डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है. या अगर
इसमें ये जो छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं ना हमें गैप बीच बीच में, दे आर होल्स, दे आर पोर्स। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को जो छोटे छोटे होल्स होते हैं इनको पोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कई सारे सब्सटेंसेस बनते हैं, वो सब्सटेंसेस ये पोर में से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, एंटर होते हैं। फॉर दैट पर्पस दे हैव न्यूक्लियर पोर्स। ओके, न्यूक्लियर पोर्स के बाद में ये वाला पोर्शन जो है इसका, फिर से देखो ये क्या है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद में न्यूक्लियस के अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जैसे सेल में होता है वैसे न्यूक्लियस के अंदर का जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सब्सटेंस को न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसके अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको बोला जाता है क्रोमैटिन। क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन। जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है, मतलब सेल का डिवीजन होने वाला होता है, तो ये क्या करते हैं, ये क्रोमैटिन्स एक प्रॉपर शेप में अरेंज होते हैं, क्रोमोसोम के शेप में। ओके, और उसके बाद में ये जो अपनी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है। और ये जो है दिस इज सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोलस। इसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ओके, सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए न्यूक्लियस। फिर से देखते हैं, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन, डबल मतलब दो मेम्ब्रेन्स का कवरिंग होता है दैट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। इट प्रिवेंट द मटेरियल सच एज क्रोमोसोम फ्रॉम एंटरिंग द साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम जैसे मटेरियल साइटोप्लाज्म में एंटर ना हो, इसके लिए प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। ओके, उसके बाद में न्यूक्लियर पोर्स, दे आर प्रोटीन चैनल्स। न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। उन्होंने बनाया हुआ प्रोटीन ये पोर्स के जरिए क्या होता है, साइटोप्लाज्म में एंटर होता है। दे कंट्रोल व्हाट एंटर्स एंड एग्जिट द न्यूक्लियस। ओके, उसके बाद में थर्ड पार्ट है क्रोमोसोम। दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी जीन्स। Genes, what are genes? They are unit of inheritance that control the transfer of characteristics from parent to offspring. Okay. The next part is nucleolus. Nucleolus is what? It is a round body or region found inside the nucleus. It plays a role in making proteins and transporting them. Protein synthesis करना और उनको ट्रांसपोर्ट करना साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में से साइटोप्लाज्म में, ये किसका फंक्शन है, न्यूक्लियोलस का फंक्शन है। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। अभी सेल्स जो अपने पास है ना, उनको आप क्या कर सकते हो, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स को एक एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है ना। और सेल का दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। सेल्स जो है दो अलग अलग डिज़ाइन के सेल्स क्या है, नेचर में पाए जाते हैं। उनमें से जो सबसे बेसिक या प्राइमरी डिज़ाइन थी, जैसे कोई भी चीज़ सीखने से पहले अपन उससे सिंपल चीज़ें सीखते हैं ना। अगर मुझे रंगोली सीखनी है तो पहले मैं डॉट वाली सिंपल वाली रंगोली सीखूंगी, बाद में अगर उसके ऊपर हाथ बैठा तो फिर मैं कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन सीखूंगी। इन द सेम मैनर नेचर में जब लाइफ इस दुनिया में आई थी सबसे पहले, तो नेचर ने पहले सिंपल डिज़ाइन के साथ में स्टार्ट किया था। तो उन्होंने मतलब नेचर में सबसे पहले क्या बना था, सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल बना था। और फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुई, और बाद में यूकैरियोटिक सेल्स क्या हुई, एग्जिस्ट करने लगी। ओके, सो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ इतना देखना है कि नेचर में सेल्स दो कैटेगरी के होते हैं। पहला है यूकैरियोटिक सेल, दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल। जिन ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है यूकैरियोट्स, और जिनके बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। ओके, चलो, यू का मतलब है न्यू एंड कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और ओल्ड एंड कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, जिसमें एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल, और जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल।
यूकैरियोटिक सेल हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विथ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोट का पहला जो फीचर है इम्पोर्टेंट वो यही है कि ये सेल के अंदर देखो, आप केयरफुली देखो तो हर सेल में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता ही है जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कवरिंग है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें सेल तो है, इसमें क्रोमेटिन मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कवरिंग नहीं होता है, मतलब दिस इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ओके, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। Eukaryotic cells have a well-defined nucleus with a nuclear membrane. Prokaryotic cells do not have a well-defined nucleus, so they do not have a nuclear membrane. Second point, the genetic material is enclosed in the nucleus. मतलब जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। In prokaryotic cell, the genetic material is freely floating in the cytoplasm. यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। ओके, डायग्राम्स देखो, एनिमल सेल और बैक्टीरिया का सेल, ये एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। देखो क्वेश्चन 3.1 क्या है, वाई इज द न्यूक्लियस रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को ब्रेन क्यों बोला जाता है सेल का? बाई ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल आर परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन और अंडर द गाइडेंस ऑफ न्यूक्लियस, यू कैन से, और you can also say that nucleus control all the activities that takes place inside the cell in the same manner as brain control all the activities take place inside the body of organism. That is why nucleus is referred as the cell, brain of cell. Okay, now in figure 10 and 11 identify which cell is eukaryotic and which is prokaryotic. Give reason to your answer. अभी आंसर के लिए यहाँ पे देखो कि ये जो सेल है फिगर 10 में की, इसमें ये जो थ्रेड लाइक मटेरियल दिख रहा है ना, ये फ्लोट हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसी सेल होगी? दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज, इसमें है मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, उसके आजू बाजू में कवरिंग भी है। तो इसका मतलब ये कौन सी सेल है? ये यूकैरियोटिक है और ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। रीजन लिखना पड़ेगा। इन फिगर 10 a prokaryotic cell is shown as it consists of a thread-like material, chromatin, which is floating inside the cytoplasm. It is not inside a nucleus, that is why it is a prokaryotic cell. In second figure 11, the nucleus is inside the cell and it is a membrane bound organelle, therefore it is a eukaryotic cell. Okay, describe the structure and function of nucleus. ये क्वेश्चन 3.3 कहाँ से लिखोगे? ये क्वेश्चन आप लिखोगे कहाँ से? यहाँ से। Describe the structure and function of eukaryotic cell. The nucleus composed of various parts and these parts along with their function. यहाँ पे structure भी mention किया है, हर part का function भी mention किया है, और डायग्राम भी आपको क्या करनी है? ड्रॉ करनी है। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद में कंसेप्ट टाइम 4। अभी कंसेप्ट टाइम 4 में देखो, आपको कंपैरिजन करना है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। देखो क्या बोल सकते हो आप? प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में कॉमन चीज़ें क्या है? सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, साइटोप्लाज्म दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में है, वैक्यूल्स दोनों में है। ओके, इसके अलावा अभी एक डिफरेंस के पॉइंट बोलोगे तो सेल वॉल सिर्फ किस में होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, और एक प्लास्टिड नाम का एक कंपोनेंट होता है जो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरी चीज़, प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स है ना, वो साइज़ में छोटे हैं, है ना। एनिमल सॉरी मैंने उल्टा बताया। जो एनिमल सेल है उसके वैक्यूल्स जो है वो साइज़ में कैसे है? छोटे हैं। प्लांट सेल में सिर्फ एक ही वैक्यूल प्रेजेंट है, बड़ा सा सेंटर में।
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पहला पॉइंट ये है कि एनिमल सेल में सेल वॉल होती है, प्लांट्स उल्टा फिर से, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। दूसरा पॉइंट, एनिमल सेल में मल्टीपल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और साइज में छोटे। प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वैक्यूल एट द सेंटर ऑफ द सेल। थर्ड पॉइंट, एनिमल सेल डू नॉट कंटेन प्लास्टिड्स, प्लांट सेल कंटेन प्लास्टिड्स। ओके, प्लास्टिड्स देखो तो, they are disc like structures present only in cytoplasm of plant cell. They can be of different colors. हमें पता है कि प्लांट में जो ग्रीन कलर दिखता है ना हमें लीव्स का, क्लोरोफिल के वजह से होता है। क्लोरोफिल इज ए मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, जो क्या है, प्लास्टिड है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। दे कंटेन क्लोरोफिल विच we know help in photosynthesis. Second important point is size of vacuole. Vacuole मतलब a sac-like structure present in the cytoplasm which help in storage of food, water and waste. प्लांट के सेल के अंदर वाटर, फूड और वेस्ट मटेरियल ये वैक्यूल के फॉर्म में स्टोर होते हैं। They are much bigger in plant cell as compared to animal cell, as they provide structural support in addition to cell wall. Animal cell में वैक्यूल वाटर, फूड को स्टोर करने के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन दे प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट सेल। ओके, जस्ट लाइक सेल वॉल। ओके, इसके बाद में सी नेक्स्ट, do you know the cell wall is made up of cellulose with the vegetable we eat consist of cellulose. however we इसके आगे की लाइन क्या है, let me check in textbook. however we are unable to digest cellulose as it is a strong polymer. cellulose को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पॉलीमर से बना हुआ होता है और हमारी कैपेसिटी नहीं होती सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 है, उसका मैंने फ़ोटो नहीं निकाला, आपको ये होमवर्क में देती हूँ मैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 आपको होमवर्क में क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ठीक है, ओके। उसके बाद में देखो कंसेप्ट टाइप 5, ये पेज भी आपको देखना है। इसमें ना टेक्निक बताई है कि हाउ यू कैन ड्रॉ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल, प्लांट सेल की डायग्राम कैसे बनानी है। पहली स्टेप देखो, एनिमल सेल के लिए ओवल बना लो एक, प्लांट सेल के लिए थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप, बस उसके कॉर्नर्स कैसे होने चाहिए, कर्व होने चाहिए। 2 रेक्टेंगल्स बनाए हैं इसमें नज़दीक नज़दीक, डबल वॉल्ड। ठीक है, उसके बाद में ड्रॉ करो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन है देखो कैसे ड्रॉ किया है, शेप देखो उसका कैसे है, बीच में गैप चाहिए। हाँ, ओके। ये डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बायोलॉजी के डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए स्केल का इस्तेमाल नहीं करना है, हाथ से ड्रॉ करना है। ठीक है, हाथ से मतलब पेंसिल से। उसके बाद में उसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाओ, कैसे दिखाना है इसके अंदर, मतलब जो क्रोमेटिन दिखाना है तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ऐसे इसको कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऐसे ही आना चाहिए। उसके बाद में बाजू में एक न्यूक्लियोलस है और उसके सराउंडिंग में फिर आपको ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन ड्रॉ करना है, सर्कुलर शेप आना चाहिए। ठीक है, करो कोशिश। और उसके बाद में 7-8 छोटे छोटे वैक्यूल्स ड्रॉ करो। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल, कोई भी शेप का, शेप फिक्स ऐसा ही होना चाहिए, नॉट नेसेसरी। और फिर क्या करना है आपको, एरो हेड डालो हर किसी को और उसको नाम दे दो। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड आपको ये जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में क्या करनी है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें सॉल्व किया तो भी चलेगा, या आप इसको क्या कर सकते हो, नोटबुक के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो। डायग्राम्स ड्रॉ करनी है यहाँ पे दोनों, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों की। ठीक है, यहाँ पे सेल की रिवीजन का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, बाकी का जो है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।